हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और 4 मई से तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश बंदी के बीच भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मौत के आंकड़े 1600 के पार चले गए हैं। अभी तक 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1,000 से ज्यादा मामले रोज दर्ज हुए हैं। अगर हरियाणा के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। हरियाणा के लिए चिंता बस इस बात की है कि जितने भी नए केस सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर का कनेक्शन दिल्ली से है। पिछले एक हफ्ते में हरियाणा में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। सोनीपत और अंबाला कोरोना के हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। तो लगातार हम 11 से 12 बजे तक चर्चा करते हैं कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से हम अपना बचाव कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और देखिए, लॉकडाउन के जो 2 चरण हैं उनमें हमने बड़ी करीबी से देखा कि किस तरह से जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये जो आंकड़े हैं रोके जा सकते हैं, किस तरीके से इन आंकड़ों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। और अब देखिए, परिस्थिति और भी ज्यादा विकट होने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने शराब के ठेके, शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। और अब देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होता देखा जाएगा, क्योंकि अब आप देखिए कि आज से शराब के ठेके खोले गए हैं। वक्त हो गया है 11, लेकिन आप देखें कि सुबह से लेकर अभी तक काफी कम तादाद में लोग शराब के ठेकों के बाहर, दुकानों के बाहर इकट्ठे हुए नजर आए। और अब हम इस चर्चा में ये देखेंगे कि किस तरह से हम कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और लगातार हम बता रहे हैं तमाम दर्शकों को कि आपकी भी कोई अगर समस्या है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि लगातार हम बताते हैं इस चर्चा में कि किस तरह से आप कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, जो कि पूर्व निदेशक हैं हरियाणा सरकार। और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ गई हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पंकज आपसे ही कर लेते। देखिए, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश के आंकड़ों का जिक्र करें तो 49,000 के पार ये आंकड़ा चला गया है। प्रदेश का जिक्र करें तो मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा हो चुकी है। तो स्थिति कितनी गंभीर मान रहे, कितनी विकट परिस्थिति फिलहाल आप मान रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा है कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया तो उस लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 का प्रभाव ये रहा कि ये कर ऊपर जाकर फ्लैटन हो गया और बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा। पिछले 1-2 दिन के आंकड़े देखें तो वो हो सकता है कि जो पहले जो टेस्ट लिए गए थे उनकी वो टेस्ट जो है, उनकी रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी आने के कारण ये संख्या बढ़ी हो। जैसे कल अचानक हरियाणा में 75 बढ़ गए थे, आज फिर ये आंकड़ा 31 के आसपास आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि पिछला बैकलॉग है, उसकी जो टेस्टिंग है या उसकी अपलोडिंग का टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाता है। पर कुल मिला के 548 केसेस जो हैं वो अभी तक हरियाणा में हुए हैं। और जो संक्रमण है, जैसा कि मैंने पहले से आपको बार बार हिदायत दे रहा था आपके चैनल के माध्यम से, कि दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर ज्यादा चिंता है। वहां से आवागमन ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में हमारे से 10-11 गुना जो है वो संक्रमित लोग हैं वहां पर, और वहां से आने जाने वालों की संख्या भी अत्यधिक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि निरंतर केस जो बढ़ रहे हैं वो सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुड़गांव में बढ़ रहे हैं। और उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो दिल्ली के साथ लगा हुआ है। चाहे दिल्ली से आने वाले पुलिसकर्मी हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं या वहां पर और कोई सर्विस का काम करने वाले हैं या सब्जी मंडी से, जो ज्यादा अधिकतर केसेस सब्जी मंडी से भी, आदापुर से भी बहुत जगह पर ये केस पहुंचा है। तो अधिकतर केसेस का संबंध जो है वहां से दिल्ली के साथ हमारे साथ हो रहा है। इसलिए जैसी सख्ती बॉर्डर्स पे की जा रही है उसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये यहाँ पर बढ़ा तो फिर यहाँ से फिर ऑरेंज जोन में भी चला जाएगा। बाकी जो लोग अगर यहाँ पे
बढ़ा तो ऑरेंज जोन में भी संक्रमण आगे जाने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसको कंटेन करने के लिए ये सही कदम जो है वो किया जा रहा है। टेस्टिंग जो है उस टेस्टिंग को का स्फीयर जो है वो और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सही आंकड़े सामने आ सके। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान की बात अगर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां पर संक्रमण एक बार तेजी के साथ बढ़ा तो वहां बढ़ ही रहा है, वहां पर कंटेन होने की, नीचे आने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र कह लीजिएगा, चाहे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, वहां पर निरंतर संख्या बढ़ रही है और नेशनल स्तर पर जो अगर मान लो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उनका कारण वही है। हरियाणा में जो हम सोच रहे थे स्थिति जो है वो थोड़ा चेंज हुई है। पहले ठीक हो गए, घर जाने वालों की स्थिति जो थी वो ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज इसमें आया है। अब 10 लाख लोगों पे 19 लोग जो हैं वो कंफर्म्ड है। 10 लाख की पॉपुलेशन में हरियाणा में अगर देखेंगे तो 19 लाख को है और उसमें से 52% जो परसेंट है वो अभी एक्टिव हैं, यानी ठीक हुए जो केसेस हैं वो 40% रह गए हैं, जबकि यह आंकड़ा एक बार 80% पहुंच गया था। तो ये एक बार सोचने की बात है। हाँ, यह ठीक है कि मोर्टिलिटी रेट में जो है वो हम हिंदुस्तान में बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। अभी आंकड़ा 1.09 तक है। बहुत कम, मतलब कह सकते हैं हम राष्ट्रीय स्तर के आधार से या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कैजुअलिटीज आ रही हैं, केवल 6 मौतें जो हैं वो अभी तक कोरोना के कारण बताई गई हैं पूरे हरियाणा में। तो हरियाणा में जिस तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं जिस तरह से, और मुझे लगता है हरियाणा के लोग काफी समझदारी के साथ जो है इसका पालन कर रहे हैं। जो लॉकडाउन है, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन के में ढील देने के बावजूद भी अधिकतर लोगों ने, अधिकतर RWs ने गुड़गांव में ये फैसला किया है कि वो अभी भी 17 तारीख तक अपने आप को होम में ही, घर में ही बांधना चाह रहे हैं। बाहर निकलने में बहुत तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। केवल कुछ लोग हैं जो मजबूरीवश बाहर जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो संस्थाएं हैं वो काफी अपना संयम इस पे दिखा रही हैं और हमें और अधिक संयम दिखाने की जरूरत है अगर हमने कोरोना वायरस को हराना है तो। डॉक्टर स्वाति, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब हाल फिलहाल में प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप मान रही हैं फिलहाल इन आंकड़ों के बढ़ने का? सामने जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा है और देखिए ICMR ने अब एसिम्प्टोमेटिक जो डायरेक्ट कांटेक्ट और हाई रिस्क केसेस हैं उनको भी दायरे में लिया हुआ है। तो इस वजह से वो वाले भी काफी सारे लोग हैं जो पॉजिटिव इस वक्त सामने दिख रहे हैं। उधर अगर हम नेशनल डेटा को देखें तो कल ये भी प्रशासन ने बोला था कि बहुत सारे राज्यों से सही डेटा सामने नहीं आया था और अचानक से जब डेटा वहां से आया तो हमने उछाल देखा नंबर्स में। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो खास तौर से ऐसी जगह है जहां जहां अभी हम देख रहे हैं, जहां से तस्वीरें आ रही है, जैसे हमारी आजादपुर मंडी है, खानसा मंडी है, अब जो लिकर की शॉप्स खुल गई हैं वहां जो हम लाइंस देख रहे हैं, वहां जो जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये जरूर है कि आज जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो पहले जो टेस्टिंग हुई है उनका रिजल्ट है, लेकिन अब जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा उछाल आगे ना देखना पड़े। आने वाले समय में अचानक से ऐसा ना हो कि अभी हम 4000 केस एक दिन में देख रहे हैं, हम 10-10 हजार एक दिन में देखने लगे। उसके लिए आज ही अंकुश लगाना, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना हम और आप बैठ के फिर थोड़े दिन बाद यही चर्चा कर रहे होंगे और इसको यही रोकना जरूरी होगा। जिस तरह से देखिए मुंबई ने अभी लिकर सेल को रोका है, इसी तरह से मुझे लगता है बाकी राज्यों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप बात जरूर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, वहां पर इन बातों का ध्यान रखिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? जिस तरह की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया है या उसका ध्यान रखा गया है। और खासकर देखिए अभी पलायन भी हो रहा है, अभी माइग्रेशन भी चरम सीमा पर है, लोगों को वापस उनके घरों लाया जा रहा है, ये एक प्रक्रिया अलग चल रही है, वहां से भी खतरा है। पहले हम उसके ऊपर अगर ध्यान दें, अगर हम उनकी स्क्रीनिंग अच्छे से करें, उनको क्वारंटीन करें, अगर उस तरफ हमारा ध्यान रहे तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि
वो भी एक बहुत बड़ा जो है रिस्क ना बन जाए आगे चलकर, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो गया है अटेंशन, क्योंकि एक तरफ से पलायन है, एक तरफ से लिकर की शॉप्स भी खोल दी हैं, एक तरफ से अभी हमारे ऑफिसेज वगैरह भी खुले हैं। तो इतनी सारी चीजें एकदम से खोलने से मुझे लग रहा है पता नहीं प्रशासन इनको संभाल पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो ये इसकी तरफ मेरे ख्याल से ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। बने रहेगा डॉक्टर स्वाति आप हमारे साथ, और रुख कर लेते हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए संजय राठौर। संजय, आप भी बताइए यहाँ पर क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि शराब के ठेके, शराब की दुकानें आज खुल चुकी हैं प्रदेश के तमाम जिलों से, और गुरुग्राम में अगर खुली है तो वाकई ये दोहरी चिंता मानी जाए, क्योंकि लगातार ये ऐसा इलाका रहा है जहां से हॉटस्पॉट जोन्स भी बनाए गए, कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है संजय? संजय, गुरुग्राम में शराब के ठेके, शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, क्या परिस्थिति नजर आ रही है? क्योंकि ये एक दोहरी चिंता का विषय माना जाए, क्योंकि लगातार यहां से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी करेंगे। तो क्या तस्वीर देखने को मिल रही है फिलहाल शहर में? लगता तकनीकी खामियों के चलते संजय राठौर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर स्वाति, तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जो सहूलियतें दी गई हैं वो सहूलियतें ठीक समय पर नहीं दी गई हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, तो इस लॉकडाउन के 2 चरणों के अनुसार ही लिया जाना था। इसमें रियायतें देना, इसमें तरह तरह की छूटें देना, वो किस तरह से देख रही हैं आप? मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सेग्रीगेशन और बेटर होना चाहिए। जब आप बात ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन की कर रहे हैं, तब बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि ये रेड जोन में हो सकता है, ये ग्रीन में, ये ऑरेंज में। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा उलझन ज्यादा हो गई है कि क्या ग्रीन में है, क्या रेड में, क्या ऑरेंज में, क्योंकि अचानक से कई चीजें रेड में भी अलाउ कर दी गई जो पहले नहीं सोची थी कि ये हो सकती है। और एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी है सोनिया, जब आप ये बोलते हैं कि रेड जोन में 33% तक कोई भी ऑफिस जो है वो खुल सकता है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले ऐसे हैं जो ऑरेंज या ग्रीन में रहते हैं। वो कैसे ऑरेंज और ग्रीन से रेड में जाएंगे? क्या वो वापस रेड से ऑरेंज और ग्रीन में आ रहे हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होनी अभी जरूरी होंगी। मुझे लगता है इनकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन है। कई सारे लोग घर से निकल पड़ते हैं सोच के अब हम ऑफिस जा सकते हैं, फिर बॉर्डर पे जाके उन्हें पता चलता है कि अब हम नहीं जा सकते, फिर वो वापस लौटते हैं घर। मुझे लगता है अगर ये कंफ्यूजन पहले से क्लियर हो, और एक और जरूरी बात जो मुझे अब लग रही है वो मार्केट्स की तस्वीरें देखकर भी लग रही है। लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि अगर मार्केट्स खोले गए हैं तो वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुले हैं। लोग सुबह ही सारी भीड़ लगा देते हैं सामान खरीदने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, थोड़ा संयम रखें। क्योंकि मार्केट्स में अगर आप इतनी ज्यादा भीड़ लगाएंगे और इस तरह से लोग वहां पर इकट्ठे होंगे तो फिर ये सारा इन्फेक्शन वहां से भी फैलने की बहुत ज्यादा रिस्क रहेगी। और वहां की तस्वीरें भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अभी भी बिना मास्क के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। और ये भी देखना होगा कि क्या जो लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं वो लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए जापान में भी होक्काइडो करके एक शहर है जहां लॉकडाउन लगाया गया, और जब वहां लॉकडाउन खोला उसके बाद तेजी से वहां इन्फेक्शन फैला और उन्हें दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। हम लोगों को ये बात समझनी है कि हम क्या दोबारा लॉकडाउन चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम उस स्टेज में दोबारा पहुंचे कि लॉकडाउन फिर से लगाने की जरूरत हो जाए? तो ये हमारे ही हाथों में। अगर हम लोग इन बातों का ध्यान रखें, अगर हम लोग ये सारे नियम कानून फॉलो करें तो धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बातें हमारे लिए भी समझना उतना ही जरूरी है और पालन करना जरूरी होगा। डॉक्टर पंकज, फिलहाल जो रियायतें दी गई हैं ये एक चुनौती माना जाए, क्योंकि लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक डर माना जाए, तो एक चिकित्सक के लहजे से आप इन रियायतों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए प्रशासन के लिए भी चुनौती है विषय, सरकार के लिए भी चुनौती, और खास तौर पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी बाहर निकलना एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिम्मेदारी लोग समझ रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से भी लोग दो चार होते हुए नजर आते हैं, यानी जिम्मेदारियों का भी ठीक से पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिलहाल स्थिति कितनी भयावह देख रहे हैं आप, या आगे आने वाली स्थिति किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए सोनिया जी, आप अस्पतालों में देख लीजिएगा, जब मरीज बहुत सीरियस स्थिति में होता है तो उस समय उसको दाखिल किया जाता है, उसको अगर आईसीयू में जरूरत है तो आईसीयू में रखा जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन जब मरीज की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है तो फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर और बेहतर होती है तो उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, और उसके बाद घर पर रहते हुए भी उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। और अब ये जिम्मेवारी जो है उसकी और उसके परिवार की होती है कि समय पे मरीज उन दवाइयों को ले, अगर वो नहीं लेगा तो उसकी हालत पुनः खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार ने भी जब एक नेशनल आपदा, इंटरनेशनल आपदा जब आई थी तो उस समय इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, सभी को एक किस्म से घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया था, टोटल लॉकडाउन किया गया था। इन 40 दिनों में सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, सबने अपनी अपनी तैयारियां की, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तैयारियां की और लोगों को एजुकेट किया तरह तरह से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़े। इसलिए चाहे वो ताली बजाकर धन्यवाद करना हो, चाहे वो एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू की बात करनी हो, या किसी धन्यवाद के लिए उचित को करना हो, या सशस्त्र सेनाओं द्वारा फूल बरसाने का काम किया जाना हो, लाइटिंग की गई, ये सब इसलिए किया गया ताकि सभी लोग जागरूक हों, सब लोगों को समझ में आए कि अब उनकी भी जिम्मेवारी है। सरकार ने जो काम कर दिया वो कर दिया, इमरजेंसी से, आईसीयू से मरीज को निकालकर, ठीक है, वार्ड में आ गया और वार्ड से अब लोगों को घरों में पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं पूरे, अगर मैंने आपको कहा कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे हमारी सिर्फ 10-11% की ग्रोथ है, मतलब 548 केसेस हरियाणा में, लगभग 3 करोड़ की पॉपुलेशन में कोई मान्य नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसको नगण्य करने के लिए और इसको आगे ना बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता जनार्दन अपने ऊपर संयम रखें, और जो अब ये लॉकडाउन में जो सशर्त जो चीजें खुली हैं उसके कारण, जो पहले हम कहते थे 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, लेकिन अब उनको बना लेना चाहिए, इसको अपनी मजबूरी वो ये सुनिश्चित करें कि आपको हर हालत में 2 गज की दूरी मेंटेन करनी ही करनी है, चाहे आप दुकान में जाएं, चाहे घर से बाहर जाएं, चाहे आप घर में भी अगर आपस में मिलते हैं तो भी आपको ये दूरी मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कुछ लोग आपके घर से बाहर जरूर निकलेंगे, उसके बाद वो घर में संक्रमण लेकर आ सकते हैं, तो आप ही का परिचित आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए आपको घर में भी ये 2 गज की दूरी अब बना लीजिएगा, इसको अपनी मजबूरी। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब से ठेके खुल गए हैं शराब के, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, या 8 बजे से लेकर जो भी समय है, तो पूरा समय है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और ये ठेके बंद नहीं होने वाले हैं, आप चिंता मत करिएगा। तो अगर आप अपनी टाइमिंग आगे पीछे करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो कम से कम इस संक्रमण से तो बचेंगे। दूसरा ये ध्यान रखें कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम करेगी। अगर आप ड्रिंक्स लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी सोचने समझने की मानसिक स्थिति को भी कम करती हैं। इसलिए हो सकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जैसे ना करें, आप कोरोना वायरस से आप मास्क ना लगाएं, तो इसलिए आप हो सकता है अपने घर में दूसरे सदस्यों के लिए या परिवार या आसपास के लिए भी खतरा बन जाए। तो आपको इसलिए और विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप 100% समय जो है अपना इन सावधानियों का पालन करें। डॉक्टर, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो चुका है। अब जिस तरह से तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पाबंदियां हटा दी गई हैं, कुछ पाबंदियां हैं भी लेकिन रियायतें भी दी गई हैं, तो ऐसे में क्या बड़ा खतरा माना जाए? देखिए सोनिया, ये बात तो सही है कि हम जहाँ पे भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो केवल क्लस्टर्स में है। जहाँ ग्रीन जोन्स हैं, जहाँ ऑरेंज जोन्स हैं, वहां पर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं है, उन जगहों पर नहीं है। केवल जहाँ क्लस्टर्स हैं वहां पर ये माना जा रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमित हुए। जैसे आपने अभी देखा था दिल्ली में कापाशेड़ा के एक बिल्डिंग में 41 लोग पॉजिटिव आए।
पर तो मान सकते हैं कि वहां पर फैला होगा, लेकिन आप ये नहीं मान सकते हैं कि पूरे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत को विभाजित किया गया है ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में, ये बात याद रखनी होगी। और इसीलिए हम लोगों के लिए एक अलग जिम्मेदारी इस वक्त हो जाती है। जो रेड जोन में है उनको कोशिश करनी है कि जो भी डोर टू डोर स्क्रीनिंग उनकी हो रही है, वहां पर जो बार बार उनकी निगरानी के लिए लोग आ रहे हैं, जो टीम्स आ रही हैं, उनके साथ आपको कोऑपरेट करना है, उनके साथ आपको पूरा सहयोग दीजिए ताकि वहां जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग हो सके और धीरे धीरे आप ही का रेड जोन ऑरेंज में कन्वर्ट हो और ऑरेंज से ग्रीन हो जाए। जो लोग ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, उनको भी ये बात समझनी जरूरी है कि हमें जो बाहर निकलने की हमें जो अब मिल गया है, प्रोविजन मिल गया है, हमें उसे किस तरह से यूज करना है, हमें कैसे अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर भी निकलना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम संक्रमण ना फैलाएं, हमारी वजह से कोई संक्रमण ना हमारे एरिया में फैले, ना हमारे परिवार में फैले। ये जो अलग अलग हमें उत्तरदायित्व दिए गए हैं अलग अलग जोन के, वो सभी लोगों को इस वक्त समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या ये हमें पे निर्धारित है सोनिया कि हम आगे की जिंदगी क्या चाह रहे हैं, क्या हम लॉकडाउन से निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर ही है। और देखिए, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई दवा कोरोना वायरस की नहीं आती, तब तक के लिए पूरे विश्व के पास यही तरीका है, इसके अलावा कोई और इलाज अभी नहीं है विश्व के पास, ये बात समझनी होगी। दूसरा, सारे देशों को यही करना पड़ा है, हर कोई लॉकडाउन कर रहा है, हर कोई अब धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। और वो लोग अब रिलैक्स कर रहे हैं जब उनके यहाँ इतनी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं। हमारे भारत में कम से कम हमने वो मंजर नहीं देखा, हमारे यहाँ स्थिति जो है वो काबू में है। अब ये बेकाबू ना हो, ये हमारे ही हाथों में है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जीविका भी कमा पाए तो हमारा जान भी बच जाए, जहान भी बच जाए वाला जो नारा है उसको हम कैसे सार्थक करें, ये अब हमें ही देखना होगा। हम ही लोगों को इस बात पर जो है ध्यान देना है कि हम जब भी बाहर निकले हम उन सारी बातों का ध्यान रखें और घर आकर भी उन नियमों को पालन करें जो कि बताए गए हैं, ताकि हमारे जेब में पैसा भी हो और हमारे घर के लोग स्वस्थ भी रहे। तो इन बातों का मुझे लगता है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर पंकज, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो रेड जोन्स हैं, उनको सामान्य किस तरह से किया जाए? क्योंकि लगातार जो ऑरेंज जोन है उनसे भी संक्रमण की खबरें आ रही हैं। अब जो रेड जोन है वो तो पहले ही ये निर्धारित किए जा चुके कि यहाँ से तो संक्रमण है ही, तो इनको किस तरीके से सामान्य किया जाए, क्या क्या रोड मैप तैयार किया जाए? देखिए, वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको और बढ़ाया जाए और टेस्टिंग और बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर टेस्टिंग करने के बाद फिर और जो कंटोनमेंट जोन्स हैं वो उनको और नंबर ऑफ कंटोनमेंट जोन बढ़ जाएंगे अगर वहाँ पे टेस्टिंग और होगी तो। और इस तरीके से अर्ली ट्रेसिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको संक्रमण है और साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी ढूंढना और उनको क्वारंटाइन करना जरूरी है। तो इसलिए वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाना ज्यादा जरूरी है। और अगर टेस्टिंग सुविधाओं का जिक्र करें डॉक्टर पंकज, वो देश भर से किस तरह से देखे जा रहे हैं? क्योंकि लगातार एक्सपर्ट के जरिए कहा भी जा रहा है कि टेस्टिंग की शुरू से कमी रही है और अभी फिलहाल प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी की हैं, सरकार ने भी तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही ज्यादा संक्रमण के जो केस हैं वो सामने भी आएंगे, पता भी चलेगा किस तरह से परिस्थिति पर रोक लगाई जा सके। तो टेस्टिंग सुविधाओं का अगर जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही हैं? अभी हमारी जो है टेस्टिंग जो है, आप ये समझ के मान के चलिएगा कि अगर मैं हरियाणा का आंकड़ा कहूँ तो 40,000 के करीब टेस्टिंग हुई है। ठीक है, अब आप पॉपुलेशन का देख लीजिएगा और कितने लोगों को हमने टेस्ट किया है, ये एक बार सोचने का विषय है। मतलब 1429 लोगों को, मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन पे केवल हम 1400 लोगों को टेस्ट कर पाए हैं 10 लाख की पॉपुलेशन पे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना जरूरी है। क्योंकि जब टेस्टिंग होगी, देखिए दिल्ली में जो टेस्ट हुए हैं वो हमारे से डेटा है, उसके कारण वहाँ पे जो है आप ज्यादा केसेस हैं। यानी अभी तक हमारे 41,000 टेस्ट हुए हैं, पूरे टोटल पीरियड में 41,000 टेस्ट हुए हैं। ठीक है, और दिल्ली में ये संख्या जो है ये करीबन होगी 65,000 के करीब जा चुकी होगी। तो इसलिए वहाँ पे अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो पाएंगे
और उनको आइसोलेशन क्वारंटाइन अगर करेंगे तो ज़्यादा है कि हम इसको आगे बढ़ने से रोक पाएं। अगर हमने उनको टेस्टिंग नहीं की तो वो जो एसिम्टोमेटिक जो बिना लक्षण के जो मरीज हैं, बिना लक्षण के संक्रमित व्यक्ति अगर उनकी संख्या बढ़ी तो फिर उन एरियाज में वो औरों को फैलाएंगे और हो सकता है कि उनमें से फिर कुछ लोग लक्षण सहित भी आगे बढ़े मतलब। तो इसलिए रेड जोन्स में विशेष तौर पर, और दूसरा आपका जो माइग्रेटरी लेबर्स की जो बात मैंने कहा था, इसका भी आप करें, क्योंकि अगर माइग्रेटरी लेबर जो जा रही है उनका भी अगर हम टेस्ट करा के भेज रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट आने पे हमें ये आगे भी फायदा होगा और हमें भी ये पता लगेगा कि ये कहीं संक्रमित तो नहीं थे, अगर थे तो उनकी भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा सकेगी। तो डबल इसका फायदा होगा, वहाँ जाने वाली जगह का भी सेफ पहुंचेंगे, और अगर यहाँ पर से वो जा रहे हैं संक्रमण लेके, इसका मतलब यहाँ जो उनके आसपास के एरिया थे उनको स्कैन किया जाना जरूरी है ताकि यहाँ के संक्रमण को रोका जा सके। बिल्कुल। तो जो बाहर जा रही है, माइग्रेंट लेबर जा रही है, उसको इस टेस्ट की परिधि में लाना चाहिए। बने रहेगा डॉक्टर पंकज आप हमारे साथ, डॉक्टर स्वाति आप भी हमारे साथ बनी रहिएगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो फिलहाल परिस्थितियां देखी जा रही हैं वो परिस्थितियां भविष्य में किस तरह से नजर आ रही हैं, कितनी विकट ये परिस्थितियां मानी जाए, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से भी कई रियायतें दी गई हैं और ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं कि फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं इन पर कब तक रोक लगाई जा सकती है। आप देखेंगे प्रदेश में शराब के ठेके, शराब की दुकानें आज से खुल चुकी हैं और हालांकि भीड़ अभी तक कम ही देखी गई है, लोग कम ही एकत्र होते हुए वहां पर नजर आए हैं, लेकिन ये देखिए कि परिस्थिति कितनी विकट बन सकती है, कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है तमाम परिस्थितियां, क्योंकि देखिए लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और सामाजिक तौर पर ना सही लेकिन लोग व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। आप देखिए लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली से आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी जहां पर शराब के ठेके खुले, शराब की दुकानें खुली, इतनी लंबी लाइनें वहां पर देखी गई, कतारों में लोग खड़े हुए वहां पर नजर आए, दिन भर लोग वहां पर खड़े हुए नजर आए। इससे ये तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का जो आर्थिक ढांचा है वो सुदृढ़ होगा, लेकिन इसके विपरीत अगर लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो आप देखें कि जो लोग मदिरा पान करते हैं किस तरीके से वो अपनी शालीनता भंग कर देते हैं, किस तरह से वो लगातार अनुशासनहीनता करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन के चलते इस तरह के जो लगातार जो रियायतें हैं, इस तरह की जो तमाम सहूलियतें हैं वो जनता को दी तो गई हैं, लेकिन लोगों की ओर से ये भी कहा गया है कि तब लॉकडाउन का तीसरा चरण है तो ये तीसरा चरण जो बीते 2 चरण रहे क्यों ना उनके ही अनुसार किया जाए, क्यों ना उनके ही आधार पर किया जाए, उनके ही तौर तरीके से किया जाए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर किस तरीके से रोक लगाई जा सके, किस तरीके से लगाम लगाया जा सके। और देखिए हरियाणा में भी अगर हम जिक्र करें तो 500 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है और आप देखिए कि हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां पर इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं आई थी, इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो निकलकर नहीं सामने आ रही थी। तो देखिए लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट से हम जान भी रहे हैं कि किस तरह से लगातार आप सावधानियां बरत सकते हैं। अब देखिए जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों के चलते आपकी जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी हो गई है। घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम तमाम नियमों का पालन करें, तमाम जो सावधानियां हैं उनका पालन करते हुए हम दोगुने केयर करें, क्योंकि देखिए कि लगातार ये जो संक्रमण है व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है, व्यक्ति दर व्यक्ति ये फैल रहा है। कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है, अगर वो 100 लोगों से संपर्क कर रहा है तो देखिए लगातार 100 लोग भी इनसे संक्रमित हुए नजर आएंगे। बेशक ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आए, लेकिन आप देखिए कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लगातार फैल रहा है। तो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं
तो डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर पंकज, आपसे सवाल यही कि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली में जब शराब के ठेके खुले, शराब की दुकानें खुली, वहां पर हमने कई तरीके की स्थितियां देखी। देखिए, लोग बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर इकट्ठे हुए नजर आए, लोग एकत्र हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं माना जाए? तो इस तरह के जो रियायतें दी गई हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत मानी जाए? चलिए डॉक्टर स्वाति, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार ढील दी जा रही है, छूटें दी जा रही, रियायतें दी जा रही कई क्षेत्रों में। तो ऐसे में क्या माने कि इस तरह की जो रियायतें दी जा रही है वो कितनी सही हैं? तो लगता तकनीकी खामियों के चलते हमारा संवाद, हमारा संपर्क हेल्थ एक्सपर्ट से नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और आखिरकार मरीज बढ़ रहे हैं तो चुनौती भी मानी जाए। ये जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं, सामाजिक तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन चुकी है। क्योंकि आप देखिए कि लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, शराब के ठेकों पर लोग नजर आ रहे हैं, शराब की दुकानों पर लोग नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी जो संख्या है लोगों की वो लगातार बाहर देखी जा रही है। तो ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि किस तरह से नई चुनौती मानी जाए, किस तरह से इस चुनौती से निपटा जाए। डॉक्टर पंकज वत्स, देखिए लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो सरकार ने रियायतें दी हैं, खास तौर पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो शराब के ठेके खोले गए हैं, जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, उनके सामने जो तादाद है, उनके सामने जो लोग एकत्र हो रहे हैं, उसे कितनी बड़ी चुनौती माना जाए और क्या इस तरह की परिस्थितियों से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं होगी? तो लगता है डॉक्टर पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खामियों के चलते उनसे हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट को भी जोड़ रहे हैं चर्चा में और जान रहे हैं कि किस तरह से अब आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर आपकी ओर मैं सवाल बढ़ा देती हूं। देखिए, दिल्ली में भी जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, लॉकडाउन, वहां पर जो रियायतें दी गई लॉकडाउन के चलते, शराब के ठेकों के आगे लोग भारी तादाद में इकट्ठे हुए नजर आए, काफी तादाद में लोग वहां पर एकत्र हुए नजर आए। तो इस तरह की परिस्थिति हरियाणा में भी देखने को मिल सकती है। तो संभावनाओं में क्या माने कि आंकड़े लगातार बढ़ेंगे? तो लगता है डॉक्टर पंकज से फिर संपर्क टूट गया है, तकनीकी खामियों के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से रियायतें दी गई हैं वो रियायतें कितनी सही हैं, कितनी सही नहीं है। दिल्ली की भी तस्वीरें देखी जहां पर लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए नजर आए, एकत्र हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या माने कि आंकड़े बढ़ेंगे ही, रुकने का तो नाम नहीं लेंगे? वो हमने काफी हद तक अचीव कर लिया था। और अगर हम देखें, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, हमारा डबलिंग रेट जो है भारत में इस वक्त वो बहुत अच्छा है, यानी कि हम 11-12 दिन में जाकर के बहुत अच्छा है, यानी कि हम 11-12 दिन में जाकर के केसेस डबल हो रहे हैं। उधर हमारे हॉस्पिटल भी मुस्तैद हो गए हैं इतने समय में। तो अगर हम देखें तो हम एक अच्छे पड़ाव पर थे और इसी वजह से ये रियायतें दी गई, इसी वजह से ये कोशिश की गई कि जो इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगा है, जो लोग अपनी जीविका नहीं कमा पा रहे और खास तौर से ऐसे लोग जो रोज जीविका कमाते थे और खाते थे, उन पर सबसे बुरा असर इसका पड़ रहा था। इसलिए ये कोशिश की गई कि क्योंकि हमने एक लॉकडाउन से इन सारी चीजों को काबू कर लिया है, इसलिए अब हम ये रिलैक्सेशंस दे रहे हैं ताकि ये भी ध्यान रखें कि हमने जीती नहीं है अभी बाजी पूरी तरह से। बाजी अभी हम जीत की तरफ जा रहे हैं लेकिन जीते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को जीविका कमानी भी जरूरी है, आर्थिक गतिविधियां होनी भी जरूरी है, इसलिए ये रियायतें दी गई हैं। यहीं पर इसीलिए बार बार लोगों का ही ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमने जंग जीत नहीं ली है अभी, इसलिए नहीं सब कुछ खोला गया है कि बस अब कोरोना का संक्रमण का सारा खतरा खत्म हो गया और अब हम वापस अपने जीवन में जा सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये इसलिए खोला गया क्योंकि हमारी स्थिति नियंत्रण में थी और अब हम ये गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन
हम कभी भी दोबारा उस स्थिति में जा सकते हैं कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़े, या जिस तरह से अभी आप भी ठीक कह रही हैं कि जो तस्वीरें आप सामने आ रही हैं, इनसे बहुत ज्यादा चांस है कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा उछाल देखें केसेस का, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, जितना हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वापस हम घर लेके इन्फेक्शन जाएंगे, या जिस भी लोकेलिटी में हम रहते हैं वहां पर फिर अचानक से संक्रमण बढ़ेगा। तो ये सब चीजों को आज ही कंट्रोल करना जरूरी है, और इन चीजों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही को बार बार ये बात याद रखनी होगी कि हम जहां भी निकल रहे हैं, जैसे ही हमने कदम अपने घर के बाहर रखा, हमारा वो एक नया नॉर्मल शुरू हो गया, हमें उसी का पालन करना है। और जब तक कि हम वापस अपने घर में कदम नहीं रखते, हमें हर जगह उस चीज का ध्यान रखना है, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम मार्केट में हैं, चाहे हम काम पर हैं, जहां भी हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी तरह की रियायत जो हमें मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है कि खतरा खत्म हो गया है, वो इसलिए मिल रही है कि हमारा कुछ काम भी चल सके। बिल्कुल, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि रियायतें दे रही है, देखिए देनी तो होंगी, इवेंचुअली धीरे धीरे खोलना होगा, लेकिन वो भी सब जगह नहीं दी जा रही, जहां खतरा कम है वहीं दी जा रही है। और ये एक प्रयास करके देखा जा रहा है कि क्या ये प्रयास सक्सेसफुल होता है, और अगर नहीं होगा तो फिर सरकार भी मजबूर हो जाएगी, दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ये बात हमें समझनी जरूरी है। बिल्कुल। चर्चा में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमडी आयुर्वेदा हैं। डॉक्टर परमेश्वर, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर परमेश्वर, जो परिस्थितियां देख रहे हैं, देखिए हरियाणा के आंकड़े 500 पार कर चुके हैं। देश के आंकड़ों का जिक्र करें तो 39,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इस तमाम परिस्थिति को किस तरह से आप देख रहे हैं? लॉकडाउन का जो तीसरा जो चरण है वो भी शुरू हो चुका है। देखिए सोनिया, ये जो अभी हमें रियायतें मिली हैं, जो थोड़ी बहुत छूट मिली हैं, ये कहीं से भी हमारी मजबूती को नहीं दिखाती हैं, ये हमारी मजबूरी को दिखाती हैं। और यहाँ पे अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो 45 दिन तक जो ये लॉकडाउन फेज 1 और 2 किया है, वो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग थी, आपको ये बताने के लिए कि ये कोरोना वायरस क्या बला है, फिर इससे कैसे हम बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क की अवेलेबिलिटी आज हो गई है। जो एक शुरू में हम देखते थे कि मास्क नहीं मिल पा रहा है, सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे हैं, आज उन सब की उपलब्धता बहुत अच्छे से मार्केट में है। हाथ धोना है बार बार, स्वच्छता का ध्यान रखना है, जूते चप्पल अगर बाहर से आए हैं तो दरवाजे के बाहर ही छोड़ने हैं, घर में अगर आप जो है पहुंचते हैं तो पहले हाथ धोना है, फिर किसी सामान को हाथ लगाना है। तो बेसिकली उसके बाद आयुर्वेद को माध्यम बना करके कैसे आप अपना इनिशियल स्टेज पे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी सोनिया बता चुका हूं कि जो आयुर्वेद है, ये एक तरह का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन के आज निकल के आएगा कि आप जो है आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय ने या आयुर्वेदिक चिकित्सक जो आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो आपको बचाव के एक तरह से उपाय दे रहे हैं, उनका आप पालन कीजिए। क्योंकि अब जो है ये 45 दिन बाद ये जंग जो है वो 101 हो चुकी है। अब इस समय आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है, अब आपके लिए कोई नहीं लड़ रहा। देखिए, जब केसेज नहीं थे तो उस समय आपको घर के अंदर बंद किया गया था। आज जब जगह जगह केसेस फैल चुके हैं तो आप घर के बाहर निकल रहे हैं। तो स्थिति की गंभीरता को और यथास्थिति जो सच्चाई है उसको आपको समझना होगा, और वो व्यक्ति बचेगा जो डर के रहेगा, जो अपने अंदर एक नेगेटिविटी, मैं नेगेटिविटी इसलिए बोलता हूं कि आप ये मान के चलें आपके सामने जो भी व्यक्ति है वो कोरोना का कैरियर है और आप एक कोरोना के संभावित पेशेंट हैं। आप अगर ये सोच रख के एहतियात बरतेंगे तो आप बच सकते हैं। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ की तो बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी स्कूटर पे बैठ करके हेलमेट तब लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि चालान ना हो जाए, इसलिए नहीं लगाते कि उनकी सुरक्षा के लिए है। कार में बैठ करके बेल्ट इसलिए बांधते हैं कि उनका चालान ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि कार और स्कूटर की जो चूक है वो कहीं ना कहीं उससे आप छूट सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में एक चिकित्सक होने के नाते बहुत ही गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं कि ये चूक शायद आपको बहुत भारी पड़ जाए। तो इसलिए अब आपको पूरा सिखा दिया गया है मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। हां, कोरोना वायरस घातक बहुत है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप इससे आराम से बच भी सकते हैं। तो इसलिए आपकी जिंदगी अब आपके हाथ में है, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आपके पास सुरक्षा कवच भी है और आपके पास धारदार हथियार भी आयुर्वेद के माध्यम से है। तो अब आपको लड़ना है। अगर चूक हुई तो मैं आपको आज हरियाणा न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप कितना भी चिल्ला लें, कितना भी रो लें, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। आज आपकी जान केवल और केवल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो आपके हाथ में है। बुरी बात यह है कि कोरोना वायरस घातक है, अच्छी बात यह है कि अगर आप बचाव करते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
डॉक्टर पंकज, फ्लू और अगर वायरस का यहाँ पर हम जिक्र करें तो वायरस का माना जा रहा है कि फ्लू से ज्यादा संक्रमणीय करता है, ज्यादा तीव्रता से ये संक्रमित करता है व्यक्ति को। लगता है डॉक्टर पंकज से हमारा संपर्क तकनीकी खामियों के चलते नहीं हो पा रहा है। तो चलिए डॉक्टर परमेश्वर, ये सवाल आपसे ही कि हमने फ्लू को देखा, कई बार हमारे देश में फ्लू आया गया भी, चिकित्सकों ने तमाम कोशिशें भी की, खत्म भी किया गया, उस पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन वायरस जो है ये एक नई फॉर्म में आया है। हालांकि पहले भी आया है, तो किस तरह से परिस्थिति आप देख रहे हैं, चिकित्सकों के लिए भी नई परिस्थिति रही है? सोनिया, देखिए क्या होता है कि इन जनरल जो फ्लू है उसमें हमें नॉर्मल खांसी, जुकाम, गला दर्द, ये सब सिम्टम देखने को मिलता है, बुखार, और इन जनरल हम देखते हैं कि ये साल भर ही चलता रहता है। पहले सर्दियों में अधिक देखने को मिलता है, आजकल तो हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि हमें 12 महीने ही जुकाम, खांसी, छींके आना ये सब लगा रहता है। और हम सब ये मानते हैं कि इन जनरल 90% जो है ये फ्लू जो होता है वो वायरल ओरिजिन का होता है। तो कोरोना वायरस भी फ्लू के जैसा वायरस है, लेकिन जैसे आपने दोहराया कि बहुत कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैलता है, और कहीं ना कहीं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत घातक है। तो इसलिए आपको जैसे फ्लू में आप लापरवाही कर देते थे कि उसको कैरी करते थे कि अपने आप ठीक हो जाएगा, वो आपको नहीं करनी है। आपको आयुर्वेद का माध्यम बना के अगर आप पहले दिन से दवाई लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सोनिया, एक चीज यहां पे जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे शराब के ठेके जो खुल रहे हैं, मैं वहां पे जो है अपना एक अलग मत रखना चाहता हूं कि वो स्टेट या वो देश जो शराब को बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है उसका भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। शराब बेच करके बच्चों को, युवा को और लोगों को शराब का आदी बना करके यदि आप अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं तो आपका भविष्य, देश का भविष्य अच्छा नहीं है। आप सूखी रोटी खा ले, अच्छा है। आप कपड़े भी सिंपल पहन ले, वो बहुत अच्छा है। आप मंगल ग्रह पे यान मत भेजें, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम शराब को माध्यम बना करके अपनी इकोनॉमी को अच्छा ना करें, क्योंकि किसी भी देश की जो एक तरह से हम कहते हैं कि बढ़त है, जो गौरव है, वो डिपेंड करता है कि वहां का नागरिक कितना स्वस्थ है। और ये जो शराब होती है ये आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थ बनाती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाती है, सामाजिक रूप से अस्वस्थ बनाती है, आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ बनाती है, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे आर्थिक रूप से भी अस्वस्थ बनाती है। तो सरकार के लिए यह स्टेप लेना कि इस समय महामारी को फैलने दिया जाए और शराब के ठेके खोले जाए, मैं इसकी जितनी अधिक से अधिक हो सकता है उसकी निंदा करता हूं, और इससे अधिक शर्मनाक कंडीशन नहीं हो सकती। डॉक्टर स्वाति, देखिए हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अब रियायतें दी गई हैं, रियायतें बढ़ा दी गई हैं, ये वाकई खतरनाक स्थिति तो हम माने, चुनौती माने, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी चुनौती माने। आपको लग रहा है कि क्या इस लॉकडाउन के चलते कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो सकते हैं? देखिए, चुनौती दोनों के लिए जरूर है सोनिया, और जिस तरह से डॉक्टर परमेश्वर ने बोला है, मैं भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, रियायतें जो दी गई थी वो ठीक थी, वो आर्थिक रियायतें दी गई थी ताकि लोग अपने काम पर जा सके, लेकिन साथ में जो ये लिकर शॉप्स खोलने का काम भी हो गया, इसी की ज्यादा आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यहीं से ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं, भयानक तस्वीरें आ रही हैं कि लोग बारिश वर्षा में भी खड़े हुए हैं शराब लेने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोग सुबह से लेकर रात तक शराब लेने के लिए खड़े हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि लोग शराब खरीदने के लिए खड़े हैं। और देखिए, इसकी केवल ये नहीं है कि जो लोग शराब पी रहे हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसके अलावा आप देखिए जहां जहां हमारी टोलियां जाती हैं जो मॉनिटरिंग करने के लिए जा रही हैं, उनके साथ आप देख रहे हैं दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर वहां लोग शराब पीकर बैठे होंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा और दुर्व्यवहार उनके साथ होगा। उधर आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो व्यक्ति भी है वो कई सारे और लोगों को इकट्ठा करके बैठता है जब वो शराब पीता है। तो ऐसे में कहां से ना आप शराब की दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना आप घर पर आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और आपने देखा है पीछे भी डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ा था शुरू में भी, और अभी जितना ये सब चीजें और होंगी उतना और बढ़ेगा। चाइल्ड अब्यूज बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, इन सभी चीजों का जो है मतलब कहीं से भी ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। और सही में सारे राज्यों को सोचना चाहिए कि कहां से वो और अपने रेवेन्यूज इकट्ठे कर सकते हैं। कम से कम ये जरिया तो नहीं होना चाहिए रेवेन्यूज इकट्ठे करने का। ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। जहां आपने रियायतें जीविका के लिए दी है वो समझ
समझ आती हैं, लेकिन इस तरह की रियायतें अगर आप दे रहे हैं तो आप एक बहुत गलत संदेश पूरे समाज में भी दे रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं देना चाहिए। इसको यहीं के यहीं अगर अभी भी हम रोक लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना जिस तरह की डेफिनेटली सोनिया हम और आप आगे बैठकर ये बात कर रहे होंगे कि अब हमारे आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे, जितना ज्यादा लोग ये सब चीजों करेंगे, इनका सेवन भी करेंगे, उतने ही केसेस सामने आएंगे, उतने ही ज्यादा और ये स्थिति गंभीर होगी। तो अच्छा है अगर हम अभी रोक लें। किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि जब वो इस तरह से शॉप्स खुलेंगी तो ये मंजर सामने आएगा, लेकिन अगर ये मंजर अब सामने आ गया है तो कम से कम अब तो हम वो स्टेप्स ले सकते हैं कि हम इनको रोक सकें, जैसे मुंबई ने भी किया है कि उन्होंने लिकर सेल रोक दिया है। मेरे को लगता है इसी तरह से और भी गवर्नमेंट्स अगर ये स्टेप बढ़ चढ़कर आगे लें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा और सही संदेश भी लोगों तक जाएगा कि ये चीज सही नहीं है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और खास तौर से मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो उनके लंग्स भी कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए भारत में पहले हमने टीबी की बीमारी, जो कि लंग्स की बीमारी होती है, वो ऐसे लोगों में ज्यादा देखी जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी ना समझें कि अल्कोहल का सेवन करने से हमें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा, ये गलत धारणा है। कोरोना वायरस आपके लंग्स पर प्रभाव डालती है और अल्कोहल भी आपके लंग्स को ही कमजोर करता है। और देखिए अब सोनिया कितनी अच्छी अच्छी खबरें भी विदेश से आ रही हैं, जहां अभी इजराइल ने बोला कि उन्होंने एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, उधर नीदरलैंड ने भी बोला कि उनके पास भी एंटीबॉडी आ गई है। वैक्सीन के भी जिस तेजी से इस वक्त प्रयास चल रहा है इसकी वैक्सीन लाने का, और बार बार रिसर्चर्स ये बात बोल रहे वैक्सीन आ जाए, और आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी वैक्सीन आए। तो लोगों को थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। जब तक वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती, जिसकी भी उम्मीद अब दिख भी रही है, तो कम से कम तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों को हम मेंटेन करें, ताकि हम वो स्थिति में ना जाए जिस स्थिति में अमेरिका, इटली को हमने जाते हुए देखा है। डॉक्टर परमेश्वर, आयुर्वेद लोगों की मनोस्थिति को भी बड़ी करीबी से देखता है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, आप देखिए कि हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है। लोग उछलते हुए नजर आ रहे थे, विरोध करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी तो जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। लेकिन अब आप देखिए कि सुबह से मैं खुद खबरें देख रही हूँ, लोग शराब के ठेकों के सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो लोगों की मनोस्थिति आखिरकार क्यों हो जाती है? देखिए, ये शराब जो है ये एक तरह से डेफिनेटली एडिक्टिव एक मटेरियल है। हम लोग इसको एडिक्शन में मांगते हैं और इसके विड्रॉल सिम्टम भी होते हैं। अगर आज आप शराब के आदी हो चुके हैं और आप कहें कि मैं आज से शराब छोड़ देता हूं, तो आपको दिक्कत भी होती है। लेकिन मैं यहां पे ये क्वेश्चन उठाता हूं कि अगर पैंडेमिक फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, और कोई इस तरह का पेशेंट है, तो हम देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे कि जिसको शराब के बिना काम नहीं चल रहा। लेकिन मौज मस्ती के लिए शराब की बिक्री, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शराब की बिक्री, ये बिल्कुल भी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। और एक तरह से एक मौका मिला है कि अपने देश को, अपने राज्यों को शराब के ये जो लत है इससे बाहर निकाला जाए, नशे से बाहर निकाला जाए। आज लोगों को बहाना मिल गया, एक मजाक बन गया कि हम देखिए हम देश की इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकता है 50 साल तक वो देश तरक्की करे जहां पे शराब पी जाती है। कम से कम हमारे जैसा देश, देखिए हम अपने को आज इटली से और अमेरिका से और स्पेन से कंपेयर नहीं कर सकते। हम अपने को यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। वहां का कल्चर अलग है, वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां के लोगों की शिक्षा अलग है, वहां के लोगों का पीना खाने का तरीका अलग है। लेकिन अगर आज हम सोचेंगे कि हम इस क्लाइमेट में जो भारत में पाया जाता है, बिहार, यूपी जो गर्म प्रदेश माने जाते हैं, वहां पर शराब सबसे अधिक बिकती है, सबसे अधिक। एक एक दिन में अगर 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है और गवर्नमेंट खुश होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का कम से कम भविष्य अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए कुछ पैसा आ जाए, लेकिन देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमारा देश जो है अल्टीमेटली निकम्मा हो जाएगा, लोग एडिक्टेड हो जाएंगे, बच्चे तक एडिक्टेड हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे। हमारी वैदिक संस्कृति जो भारत को विश्व गुरु बना के रखे हुए थी, और अब उम्मीद जगी थी कि ऐसा फिर से होगा, लेकिन इन शराब ने, मुझे लगता है कि उन सारी संभावनाओं को धूमिल कर दिया। आज जैसे डॉक्टर स्वाति ने बोला कि महाराष्ट्र में आज लिकर की शॉप्स बंद की गई है। जब यह समाचार मैंने सुना, एक पढ़ा लिखे नागरिक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमीडिएटली मेरे मन में उद्धव ठाकरे जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट आया, एक अच्छा भाव आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी सीएम हैं, किसी भी पार्टी के हैं, कोई सरकार हो, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि अच्छे लोग जो हैं डेफिनेटली उनको सम्मानित महसूस करेंगे। अदरवाइज
आज मन क्षुब्ध है, दुखी है और परेशान है कि हम जा किस दिशा में रहे। और देखिए लॉकडाउन है डॉक्टर परमेश्वर, सब लोग अपने घरों में है, ऐसे में हम किसी एक इंसान को शराब पीते देख रहे हैं तो देखिए ये लाजमी है, इंसान एक दूसरे से खुद को कंपेयर करता है, कई आदतों को भी लेता है। सोनिया, डॉक्टर स्वाति ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल। अब ये जो है कुछ ऐसे वीडियो मेरे पास आए हैं जहां पे जो है आदमी अपने घर में महिला को जो है उससे गहने उतरवा रहा है कि उसे पैसे चाहिए कि आज खुला है फिर खुले ना खुले तो मैं तो इतनी बोतल लेके आऊंगा। सो बच्चों के साथ वायलेंस, घर में वायलेंस। पहले आदमी लॉकडाउन जब नहीं था तो बाहर जाके दोस्तों के साथ पीता था, जो भी कुछ करता था, आज वो घर ला करके पिएगा। घर का माहौल देखिए, घर में बच्चे कैसा महसूस करेंगे, फिर बच्चे किस तरह से उस आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही गलत दिशा है और इसको सरकार को जो भी सोच करके इमीडिएटली प्रतिबंधित करना चाहिए। हम लोग खाने पीने के लिए और दवा के लिए एटलीस्ट, अब तो दवा दारू बोलते हुए डर लगता है, दवा के लिए हम कम से कम डिपेंडेंट नहीं है, हम इतना कर सकते हैं। और शराब का रेवेन्यू ला करके और फिर अर्थव्यवस्था को ठीक करना, ये कहीं से भी मुझे लगता है अच्छा एक स्टेप नहीं है। डॉक्टर स्वाति, हमने 2 लॉकडाउन के चलते देखा कि कम में ही किस तरह से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर कोई कम कमा रहा है तो किस तरीके से कम भी खा रहा था। तो 2 लॉकडाउन ने हमें बड़ी करीबी से सिखाया चीजों को समझना, चीजों में रहना। तो इस तरह का जो तीसरा लॉकडाउन है तो उसमें और क्या क्या रोडमैप करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने देखिए ये छूटे देकर तो वाकई लोगों का जो एक व्यवहार है उसमें भी तब्दीली की है। वाकई लोग कह रहे हैं कि गलत किया है। इस तरीके से जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन ही होना चाहिए था। देखिए सोनिया, लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें तो सिखाई हैं। चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम व्यक्तिगत बातें करें, हमारे फैमिली की क्या वैल्यू होती है, अच्छे खाने की क्या वैल्यू होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना क्यों जरूरी है, हेल्थ की तरफ ध्यान देना क्यों जरूरी है, किस तरह से हम कम में भी काम चला सकते हैं, किस तरह से हम एक भागदौड़ में लगे हुए थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम सोचें तो लगता है कि हाँ सच में एक ठहराव जो ये आया, इसने हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर करा। जिस तरह से आप दुनिया की तस्वीरें देख रहे हैं कि अब बिहार से भी हिमालय दिखाई दे रहा है, सहारनपुर से दिखाई दे रहा है, जहां पहले कभी हमने ये तस्वीरें सालों साल अब नहीं देखी। वही लेकिन एक बात ये भी याद रखना जरूरी है, जिस तरह से हमने अभी तस्वीरें देखी हैं लॉकडाउन खुलते ही, कहीं ना कहीं एक ये बात भी मन में आती कि शायद हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम बहुत जल्दी इन बातों को भूल जाते हैं। जो अच्छी चीजें भी हम सीखते हैं उनको हम जज्ब नहीं करते हैं अपने अंदर। जैसे ही हमें मौका मिलता है, जिस तरह से आपने अभी देखा, जैसे ही मौका मिला हम वो सारी बातें भूल के फिर से वहीं के वहीं चले गए। फिर हम उसी जिंदगी में खो जाना चाहते हैं जिसका हम इतना नुकसान ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को इस वक्त ये सोचना जरूरी है कि हम क्या कदम आगे उठा रहे हैं। जो हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा है कि हाँ हमारी पृथ्वी सुंदर भी हो सकती है, हमारे रिलेशन सुंदर हो सकते हैं, हम अपने समय का और अच्छा सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसको हमें होल्ड करके रखना भी जरूरी है। ये ना हो कि हम बस वापस उसी जिंदगी में चले जाएं और उन सब बातों को फिर बस एक तस्वीर बनकर, मेमोरी बनकर ही ना रह जाएं। तो मेरे ख्याल से एक बार इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये कुछ और ही कह रही हैं जो अब तस्वीरें आ रही हैं। और इनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम कुछ सीखे हैं इन 40 दिनों में। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कुछ सीखा ही नहीं इन 40 दिनों में और हम वापस वहीं के वहीं अचानक से फिर से पहुंच गए। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर परमेश्वर और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने चर्चा की और जाना कि किस तरह से ये जो परिस्थिति है ये विकट परिस्थिति बन सकती है, बड़ी चुनौती बन सकती है। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, कोरोना से खुद का बचाव करें, परिवार का बचाव करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।